हाँ देखिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं। वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। देखिए पानी की इतनी डिमांड क्यों रहती है, उसका यूज़ क्या है, हम बात करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना वाटर स्केर्सिटी, तो इंडिया में इतनी पानी की स्केर्सिटी क्यों, उसका रीज़न क्या है, तो इसकी डिमांड किस में होती है और इसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो देखिए हम बात करते हैं। पहली बात ये कि इंडिया है वो एक एग्रीरियन इकोनॉमी है वाला कंट्री है। मतलब ये है कि यहाँ की अप्रोक्सीमेटली 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है कंप्लीट डायरेक्टली। समझ गए ना ऐसे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लोग ज़्यादा करते हैं, तो 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैज़ बिन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 पॉपुलेशन, तो आप समझ गए 2/3 का मतलब कितना होता है। ठीक है, 2/3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 66% होता है। तो आप ऐसे हैं कि इतनी सारी जो पॉपुलेशन है वो सारी किस पे, एग्रीकल्चर पर रहती है। तो सिंपल सी बात है, जब एग्रीकल्चर पर रहती है तो उस पानी की ज़रूरत भी क्या पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है। दूसरी हम जो बात करते हैं, इंडिया में काफ़ी सारे इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए हैं, केवल एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो हमारे जो 5 ईयर प्लान बने हैं उसमें डिफरेंट टाइप के इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए। आपको पता है बिफोर 1947, आपको पता है ना ऐसे इन चीज़ों का, कि 1947 से पहले इंडिया में फूड ग्रेन्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ऐसे अनाज नहीं था, हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। तो जब 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो गवर्नमेंट की सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी ना, ये यही थी कि कंट्री के अंदर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इतना हो कि हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े ऐसे। तो आपको पता है इसके लिए भारत सरकार ने डिफरेंट टाइप की जो 5 ईयर प्लान्स बनाए थे उसमें एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी पे रखा था। ठीक है, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था ना उसके अंदर मेन यही था, एग्रीकल्चर बेस्ड था कम्प्लीटली ऐसे। ओके, और फिर टाइम के साथ साथ और उसके बाद हम बात करें तो 1966 की बात करते हैं। 66 से 1970 का जो टाइम था, उस टाइम में यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे। ग्रीन रिवोल्यूशन में आपको पता है कि इंडिया की जो साइंटिस्ट थे ना, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर स्वामीनाथन की लीडरशिप के अंदर अलग अलग कंट्रीज में गए और वहाँ से क्या हाई याल्डिंग वेराइटीज वो सीड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिड सीड्स बोलते हैं, संकर बीज बोलते हैं, वो हम बाहर से लेकर आए और इंडिया में उसको क्या किया, प्रोडक्शन के लिए अप्लाई किया। उससे इंडिया में काफ़ी सारा प्रोडक्शन हुआ। तो जो काफ़ी सारा सरप्लस प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन्स में स्पेशली बात करें ना, तो उसी का नाम क्या रखा था, ग्रीन रिवोल्यूशन रखा। तो हमारे पास इंडिया में हम सभी क्रॉप्स के अंदर बाहर से हाइब्रिड सीड्स लेकर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो सक्सेसफुल हुए हम थे ना, वो 2 मेन क्रॉप थी। एक तो थी राइस था, दूसरा व्हीट था। तो राइस के लिए क्या हुआ, इंडिया की जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ से लेकर आए, मेक्सिको से सीड्स लेकर आए थे ऐसे। ठीक है, उनका हमारे पास यहाँ प्रोडक्शन किया। दूसरा राइस के लिए जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर जो फिलीपींस मनीला में पड़ता है, तो फिलीपींस से लेकर आया गया जो साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो उसका क्या किया इंडिया के अंदर, उसका प्रोडक्शन किया गया। अब एक बात ये समझना है कि उसके लिए कुछ प्री रिक्वायर कंडीशन थी। मतलब वो आप हाइब्रिड जो यहाँ पर हाई याल्डिंग वेराइटी जो सीड्स की बात करते हैं उसका यदि हम प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए एक तो इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हमें इसके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है ऐसे। तो 2 चीज़ें इसमें स्पेशल यूज़ वाला था। तो अब इंडिया के अंदर इस चीज़ को जो अप्लाई किया गया था ना, वो जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी है उसी में अप्लाई किया गया था। तो जिसमें हम बात करें पंजाब है, हरियाणा है, इसके अलावा वेस्टर्न जो यूपी वाला जो पार्ट है ना, मेरठ है, मुजफ्फराबाद, सहारनपुर वाला ये जो ऋषिकेश वाला जो एरिया, ऋषिकेश उत्तराखंड में आ गया, लेकिन उसके पास का जो एरिया है पूरा पूरा ना, उस साइड में उसको अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो अब हम जो बात करते हैं इंडिया में डिफरेंट टाइप के जो इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए थे ऐसे डिफरेंट टाइप के। जैसे हम बात करते हैं बाखड़ा नागल डैम है जो पंजाब के अंदर आपको पता है ऐसे। ठीक है, हीराकुंड डैम जो उड़ीसा के अंदर है, दामोदर वैली है वो भी वेस्ट बंगाल में है, नागार्जुन सागर डैम की हम बात करते हैं साउथ में, आपको ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उस साइड मिलेगा। इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट है जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलता है ऐसे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के हैं ये इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए गए। अब इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, साथ में इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर है या इरिगेशन वाटर भी इससे मिल रहा है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप की जो
इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए तो उसका मेन मकसद क्या था, एग्रीकल्चर को बढ़ाना था। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वाटर की जो ज़रूरत पड़ती है वो किस में पड़ती है, इरिगेशनल एक्टिविटी के लिए पड़ती है। खेती में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, देखिए आप देख सकते हो जो सरफेस वाटर है उसका 89%, मतलब रिवर से हम जो पॉन्ड से, टैंक से, लेक से यूज़ करते हैं ना, तो उसका 89% पानी किस में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में होता है। ग्राउंड वाटर जो वेल या ट्यूबवेल से हम यूज़ करते हैं उसका 92% यूज वाटर किस में होता है, एग्रीकल्चर में होता है। तो मतलब सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो क्या है, एग्रीकल्चर, जहाँ सबसे ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है। अदर जो सेक्टर है, हम बात इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, यहाँ तो ओनली सरफेस वाटर का 2% पानी यूज होता है, समझ गए ना, और सरफेस इसका ग्राउंड वाटर का ओनली 5% वाटर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक सेक्टर है, तो डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर कितना है, 9% वाटर है वो यूज होता है। ठीक है, तो मेन हमारे पास अभी यदि आपसे पूछना तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर वाला कौन सा सेक्टर जिसमें पानी का यूज होता है तो कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। आप देख सकते हो द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द टोटल वाटर यूटिलाइजेशन मच हायर देन अदर सेक्टर। तो आपको देखना है इकोनॉमी की जो सेक्टर है डिफरेंट है कि, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वाटर है, डिमांड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें खेती के अंदर पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका रीजन क्या है। इंडिया की रेफरेंस में बात करते हैं। पहली बात यह है कि एग्रीकल्चर के अंदर पानी की मेन रिक्वायरमेंट पड़ती है इरिगेशन के लिए। अब देखिए इरिगेशन क्या होता है, देखिए आपको पता है एक तो जो सोर्स होता है ना वाटर का किसी क्रॉप में देने के लिए, वो सोर्स होता है नेचुरल सोर्स जिसको हम बोलते हैं रेनफॉल। रेनफॉल से हमारे पास में क्या होते हैं, पानी मिलता है क्रॉप को, तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं करना है। अब मेन बात है इरिगेशन का। इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल रूप से यदि हम उसको पानी दे रहे हैं आर्टिफिशियल वे में हम, तो उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। नेचुरल वे में क्या होता है, रेनफॉल होती है, पानी मिल जाता है। लेकिन जब आर्टिफिशियली हम मैन मेड टेक्नोलॉजी से हम यदि पानी को दे रहे हैं उसको ऐसे, तो वो क्या होता है, इरिगेशन होता है। जैसे आप देखिए आपके घर में आपने कोई प्लांट लगा रखा है, तो एक तो पानी का सोर्स है रेनफॉल से अपने आप मिल गया, वो इरिगेशन नहीं है। आप यदि उसमें पानी डाल रहे हैं वैसे ना, तो वो क्या है, इरिगेशन है। ओके, तो मेन है इरिगेशन के अंदर हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा देखिए हम बात करें, इरिगेशन इसलिए पड़ती है क्योंकि रेनफॉल का क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये अलग अलग पार्ट्स में स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन मिलता है। स्पेशियल मतलब है प्लेस टू प्लेस वेरिएशन इन रेनफॉल। रेनफॉल के अंदर क्या होता है, वेरिएशन मिलता है आपको प्लेस टू प्लेस के अंदर। दूसरा टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग, मंथ वाइज आपको कुछ महीनों में रेनफॉल ज़्यादा होती है उसके बाद नहीं मिलती है, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल, रिलेटेड टू टाइम। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया का काफ़ी बड़ा एरिया, लार्ज ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे पानी की कमी रहती है, रेनफॉल की कमी रहती है या फिर सूखे की प्रॉब्लम रहती है। तो जहाँ सूखा होगा, जहाँ रेनफॉल नहीं होगी, तो उस पार्ट के अंदर क्रॉप के ग्रोथ के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसके अलावा कुछ सीजन ऐसी होती है, विंटर समर की बात करते हैं तो ड्राई स्पेल चलते हैं, उसके अंदर कई बार क्या होता है समर सीजन में रेनफॉल नहीं होती है, पानी नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, अदरवाइज हमारे पास किसी टाइप की क्रॉप नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो वाटर इंटेंसिव होते हैं, मतलब जिसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ऐसी जो क्रॉप होती हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा रेनफॉल के अलावा एक्स्ट्रा हमें पानी की देना जरूरत पड़ता है, हमें इरिगेशन करना पड़ता है। जैसे हम बात करें राइस के, शुगर केन के, जूट की बात करते हैं, ये ऐसे होते हैं जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं, पानी की काफ़ी ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है, समझ गए ना। इसके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग यदि हमें करना है डिफरेंट टाइप कैसे, तो प्रोडक्शन हमें ज़्यादा बढ़ाना है, तब भी क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इरिगेशन करना पड़ता है। इसके अलावा हम बात किया था जो हाई याल्डिंग वैरायटी जो बीज हैं जिनको हम HYV सीड्स बोलते हैं, इनके लिए रेगुलर मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है, समझ गए ना ऐसे। तो आपने देखा होगा जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी है, ठीक है,
इसी पार्ट के अंदर इसको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, और इसी पार्ट में क्या होता है, इरिगेशन होता है। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है वो 85, अब वो मोर देन 85% जो एरिया है जहाँ पर क्या है, इरिगेशन होता है, ये इरिगेशन के अंदर में आता है, समझ गए ना। और वीट और राइस है तो मेनली इसमें इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए आगे, नोट इरिगेटेड एरिया का 76.1% इन पंजाब एंड 53.1% हरियाणा इरिगेट थ्रू पेयर्स ट्यूबवेल। एक बात आपके लिए स्पेशल ये है कि पंजाब और हरियाणा है, दोनों में क्या है, वेल और ट्यूबवेल से अलग अलग इसका परसेंट है। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, पंजाब के अंदर आ रहा है। पंजाब में जो इरिगेशन हो रहा है ना, हम जो उसकी खेती कर रहे हैं, तो 76.1% है वो वेल और ट्यूबवेल के अंदर इसमें आ रहा है। और फिर आता है हरियाणा के अंदर आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर इतना सारा पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सिंपल से हम बात करें, थोड़ा टॉपिक और तो सिंपलाइज करें ऐसे, तो पहली बात ये है कि हमारे पास में जो रेनफॉल का वेरिएशन मिलता है ऐसे, वो स्पेसियो और टेम्पोरल दोनों मिलते हैं। पहली बात ये। दूसरा है, कुछ एरिया के अंदर रेनफॉल की क्या होती है, कमी होती है, दूसरे एरिया में एक्सेस होता है, और अनदर जो एरिया होता है उसमें काफ़ी कमी आपको उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी बात ये है। तीसरी हम जो बात करते हैं वो ये होता है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप होते हैं, उसमें पानी की हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, समझ गए ना। इसके अलावा जो हमारे पास में हाई याल्डिंग वैरायटी वाले जो सीड्स होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा इरिगेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, समझ गए ना इसे। तो आप ये 4 या 5 पॉइंट इसके बना सकते हो। अब देखिए हम बात करते हैं आगे, प्रॉब्लम से रिलेटिव और यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब देखिए हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम ये होगी जैसे ही हमने हाई याल्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज़ किया, उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वाटर का यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो फार्मर्स ने क्या किया, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, उसका मेन क्या होता है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना से। तो फार्मर्स के मन में भी ये हो गया कि हमें भी क्या करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम ज़्यादा मार्केट में बेचेंगे, उससे हमें क्या होगी, इनकम ज़्यादा होगी। तो इस वजह से क्या हुआ, जितने भी फार्मर्स हैं जहाँ पे वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हैं, उन्होंने और इरिगेशन किया, ज़्यादा सिंचाई की, और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र किया। तो जब हम किसी चीज़ का अति यूज़ करते हैं ना, ज़्यादा और यूज़ करते हैं, तो उसका हमेशा क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा ही क्या हुआ हमारे साथ भी हुआ। हम बात करते हैं, देखिए, और यूज ऑफ ग्राउंड वाटर से क्या हुआ। सबसे पहला तो ये होगा, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्लाइन हो गया। मतलब पानी है ना, जो हम पानी 60 फीट पे मिलता था, 70 पे मिलता था, वो पानी का लेवल नीचे चला गया ऐसे, मतलब 80, 90, 100, 200, 300 ऐसे से। तो पानी का लेवल एक तो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने से दिक्कत ही होती है, कई जगह तो एरिया ड्राई हो गया, पानी ख़त्म हो गया। कई जगह क्या, पानी जब नीचे जाता है तो हमें एक्स्ट्रा हमारे लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है उस पानी को बाहर निकालने के लिए, समझ गए ना। तो कई एरिया तो ड्राई हो गए कम्प्लीटली ऐसे। इसके अलावा एक्सेसिव जब हम यूज़ करते हैं इस प्रकार का ना, पानी निकालते हैं, तो हमारी ज़मीन के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, सोल्ट होते हैं ऐसे, और वो क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो हर जगह पानी अच्छा नहीं होता है, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम बात करें राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर, पानी जो है ज़मीन के अंदर ना, उसमें फ्लोराइड काफ़ी ज़्यादा है ग्राउंड वाटर के अंदर। ठीक है, तो वो फ्लोराइड बाहर जब निकालते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमारे बोन्स के जो जॉइंट होते हैं ना, हड्डियों के जॉइंट होते हैं, उसमें दिक्कत होती है ऐसे से, समझ गए ना से। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल और बिहार का जो पार्ट है, उसमें क्या है, एक्सेसिव यूज़ करने से उस पानी के अंदर क्या मिलता है आपको, ऑर्सेनिक मिलता है। ठीक है, ऑर्सेनिक होती है, जिससे लंग्स की बीमारी हो जाती है। तो ये वेस्ट बंगाल और बिहार में मिलता है आपको देखने से। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में तो क्या, वाटर से क्या होता है, फ्लोराइड की प्रॉब्लम होती है, और वेस्ट बंगाल और बिहार में क्या होता है, ऑर्सेनिक की प्रॉब्लम होती है, समझ गए ना। आगे हम बात करते हैं, देखिए, पंजाब और हरियाणा या हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, इस पार्ट में और इरिगेशन से क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई, और उसमें क्या आ गया, सेलिनिटी आ गया, मतलब उसमें सेलिनिटी बढ़ चुकी है।
तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो और इरिगेशन से एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ज़मीन की सैलिनिटी इसमें बढ़ जाती है। अब समझिए क्या होता है सैलिनिटी। देखिए आपको पता है सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ज़मीन के अंदर से जो पानी हम बाहर निकालते हैं ऐसे ना, वाटर निकालते हैं, निकालने के बाद में क्या होगा, इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन करने से पानी का फिल्ट्रेशन होकर ज़मीन के नीचे चलता है, मतलब 5 फीट 10 फीट तक पानी नीचे जाता है। तो नीचे जाने के बाद सोइल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सोल्ट होते हैं ना, वो पानी के साथ घुल जाते हैं, और घुलने के बाद में क्या होता है, वो ऊपर निकल जाते हैं। जैसे ज़मीन गिल्ली होगी ना से, तो उसके साथ साथ में क्या वो सोल्ट्स हैं सारे सारे ज़मीन के अपर लेयर में आ जाते हैं ऐसे। दूसरा ये भी होता है, जब डिफरेंट टाइप के सोल्ट होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो ऊपर से सनलाइट जब गिरती है ना से, तो वो क्या करते हैं, कैपिलरी एक्शन से कि सनलाइट तो वो पानी को ऊपर की ओर खींचती है, तो नीचे से जो सोल्ट होते हैं पानी के साथ ऊपर आगे सरफेस पे आने के बाद होगा जो वाटर है वो तो वाटर इवेपोरेट बन के बाहर निकल जाएगा, और जो सोल्ट है वो सारे सारे कहाँ रह जाएंगे, सरफेस पे रह जाएंगे। तो सोइल की जो अपर मोस्ट जो लेयर होती है जो सबसे फर्टाइल होती है, उसमें सोल्ट आ जाएंगे, और सोल्ट आते ही क्या हो गया, उस ज़मीन की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एकदम से। ज़मीन अच्छी नहीं होती है, ख़राब हो जाती है, खेती नहीं कर सकते। तो जिन एरिया में ज़्यादा सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सैलिनिटी बढ़ जाती है सोइल के अंदर, समझ गए। तो बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें वाटर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की और भी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। किस प्रकार की प्रॉब्लम होते हैं, इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स देखिए हम बात करते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम ये भी है, हमारे पास जितना भी वाटर है ना, उसका हम यूज़ जो कर रहे हैं, लेकिन पानी पोल्यूटेड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर बड़ी दिक्कत ये, अब पोल्यूटेड किससे हो रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कम हैं, प्रॉब्लम ये है जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका हम बेस्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, और इसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको हम पोल्यूटेड कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। अदरवाइज हम बात करें, इजराइल जैसा एक कंट्री है, इजराइल जिसमें रेनफॉल इंडिया से काफ़ी कम होती है, उसके बाद भी आप देखोगे तो उस आसपास की जो कंट्री जो सबसे ज़्यादा ग्रीनरी वहाँ मिलती है। रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि वाटर का काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेशन करते हैं, मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है। आप इंडिया में देखिए जब रेनफॉल होती है ना, तो कितना सारा पानी फ्लड के रूप में रिवर नालों से बहता हुआ समुद्र में चले जाती है, हम उस पानी को स्टोर नहीं कर पाते हैं, बड़ी दिक्कत है। दूसरा, एक टाइम के अंदर एक जगह बिहार या वेस्ट बंगाल में या हम असम की बात करते हैं जब फ्लड आ रही है, दूसरी ओर राजस्थान गुजरात या वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, यहाँ पर ड्राई एरिया पूरा सूखा पड़ रहा है ऐसे। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम बात करते हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए आप यहाँ पर बात करते हैं कि जो वाटर है पोल्यूटेड किससे होता है, तो उसके बड़े जो सेक्टर्स की बात करते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है और डोमेस्टिक है। पता ही है, देखिए जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं ना, वहाँ से जितना सारा वेस्टेज मेटल्स है, जितना मटेरियल है, ठीक है, पूरा है, वो सारा सारा किसी वाटर बॉडीज में डाल जाते हैं, या तो ग्राउंड वाटर में डाल देते हैं ज़मीन के अंदर, या फिर वो रिवर में डाल देते हैं, या ओशन में डाल देते हैं कहीं पर ऐसे। तो इससे वाटर पोल्यूटेड होता है। दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर में क्या होता है, देखिए आपको पता है एग्रीकल्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो हम इरिगेशन जब करते हैं या रेनफॉल होती है, तो पानी के साथ मिक्स होकर के वो हमारे जो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज उसमें चला जाता है, और उस पानी को जब हम यूज़ करते हैं तो अपनी बॉडी में चला जाता है और हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस की हम बात करते हैं, जितने भी अर्बन एरिया है या रूरल एरिया हैं, तो आप देख रहे हो ड्रेनेज जो सिस्टम होता है ना, आपकी जो घर की नालियाँ जो होती हैं, पानी बाहर निकलता है और वो बाद में एक बड़ी नाला बन जाते हैं सिटी का, और वो लास्ट में जो कचरा होता है वो सारा कहाँ जाता है, वहाँ पर पास में कोई भी सोर्स होता है ना सिर्फ वाटर का, उसमें जाता है। आपको देखा होगा, आपने पता होगा दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो पूरा कचरा है वो कहाँ जाता है, यमुना रिवर के अंदर जाता है, समझ गए ना आप। आगे यदि हम बात करते हैं ये और गंगा रिवर की बात करते हैं, तो आप जितने बड़े बड़े जो सिटी हैं, चाहे हम कानपुर की बात करते हैं, चाहे हम वाराणसी की बात करते हैं, चाहे हम इलाहाबाद की बात करते हैं, चाहे आगे हम पटना की बात करते हैं, ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, सारा का सारा कचरा उस रिवर में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, वो पूरा वाटर है पोल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा इससे डिफरेंट टाइप की देखिए डेट्रिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, डेट्रिएशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, वाटर की क्वालिटी है वो कम हो जाना। तो उसका रीज़न ये होता है जब पानी के अंदर जो प्योरिटी ऑफ वाटर है
तो उसके अंदर यदि कोई बाहर के और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो पानी की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होता है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। इसमें किस प्रकार के मटेरियल हो सकते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, केमिकल हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, या अदर वेस्टेज हो सकते हैं जो पानी को क्या करते हैं, पोल्यूटेट करते हैं। इसके अलावा आपको पता है डिफरेंट टाइप की जो टॉक्सिक होते हैं वो लेक्स में, स्ट्रीम्स के अंदर या रिवर्स के अंदर या ओशियन में चले जाते हैं, तो उससे भी क्या होते हैं, मिक्स होता है, डिसॉल्व हो गए और वो वाटर के साथ में सस्पेंड हो गए, मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, और यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ वाटर डिटरेंस अफेक्टिंग एक्वेटिक सिस्टम, आपको पता है जल के अंदर डिफरेंट टाइप की छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो उनका सिस्टम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सिप डाउन नीचे चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और इससे हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है। देखिए आप इसमें एक अंडरलाइन कर रखा है डार्क लेटर्स में, देखिए आप बोल्ड लेटर है, द गंगा एंड द यमुना आर द टू हाईली पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री। आप देखिए गंगा और यमुना है वो इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर हैं। यदि कभी आपका मन करे देखने तो आप कभी दिल्ली जाते हो तो आप यमुना के तरफ चले जाना, आप देखना कितनी बदबू आती है यमुना के अंदर, ठीक है। ऐसे गंगा की बात करते हैं, जो गंगा हरिद्वार में इतनी उसके अंदर प्यूरीफायर होती है, इतना अच्छा शुद्ध पानी होता है, वही गंगा जब आगे चलते, जब कानपुर से निकलती है आगे, है ना, जब वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो उसमें इतने सारे उसके अंदर वो झाग आ जाते हैं इसके अंदर ना, से इतना डस्टी वाटर हो जाता है कि उस पानी का हम देख नहीं सकते, इतना पोल्यूटेड होता है। तो रीजन क्या है, काफ़ी सारी उस जो रिवर है उस पर अर्बन एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल सिटी हैं, तो सारा सारा कचरा उस पर्टिकुलर रिवर में लोग डालते हैं। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन किया गया आपसे, फाइंड आउट विच आर द मेजर टाउन सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड मेजर इंडस्ट्रीज दे हैव। आपको ये पता करना है कि ये जो गंगा है उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उस पे उसके कौन कौन से बड़े शहर हैं, कौन कौन से बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, आप इसमें देख सकते हो। देखिए आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप इसमें हम बात करते हैं इसमें, देखिए ये जो यमुना रिवर, देखिए यमुना आपको पता है दिल्ली इसके ऊपर सेटल है पूरा ना, तो दिल्ली कितना बड़ा, दिल्ली का कितना कचरा वो सारा सारा कहाँ चला जाता है, इसी रिवर के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम गंगा की बात करते हैं। अब देखिए यमुना के ऊपर ही कौन सा है, देखिए यमुना के अंदर ही ये जो दिल्ली आ गया, दिल्ली के बाद आगरा आता है इसी के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं ये इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या होती है, गंगा है वो इसमें मिक्स हो जाती है, इलाहाबाद है वो गंगा रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ये गंगा और यमुना मिक्स हो जाते हैं, इलाहाबाद से पहले इटावा पड़ता है वहाँ पर ऐसे, ओके। तो इलाहाबाद इतना बड़ा। उसके बाद हम बात करें वाराणसी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कानपुर है ऐसे। तो ये पूरी पूरे तो जितने शहर हैं, अब यहाँ पर अब बात करें देखिए कहाँ कहाँ पर, आगरा में हम बात करें, आगरा में रिफाइनरी है काफ़ी बड़ी, ओके। तो कितना सारा उसमें पोल्यूशन होता है। कानपुर की बात है तो कानपुर में कितने सारा लेदर इंडस्ट्री फेमस है, यहाँ का काफ़ी ज़्यादा लेदर है, तो लेदर में जितना भी एक्स्ट्रा जो बचता है मटेरियल सारा सारा उसमें डाल दिया जाता है। इसके अलावा इसमें जैसे वाराणसी, इलाहाबाद है, ये सारा स्पिरिचुअल सिटी भी हैं, तो कितने सारे लोग इसमें आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे डिफरेंट टाइप की। इसमें देख सकते हो ये पूर वाटर क्वालिटी कहाँ कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो इतना ही है और नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।